नमस्कार दोस्तों। वैसे संडे स्पेशल के लिए आज जो मैंने प्लान किया था वो इस प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। ये जो स्टोरी मैं करने जा रहा हूँ ये मैंने कल के लिए सोची थी कि बाद में विचार करेंगे। लेकिन आज ये स्टोरी अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि अगर इस पर आज ही विचार विमर्श नहीं किया गया तो कल ये बासी सी लगेगी। इसलिए जो मैंने आज रात का संडे स्पेशल था उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया है। उस पर मैं आगे भी चर्चा कर सकता हूँ। आज फतेहाबाद में एक रैली आयोजित की गई और सम्मान रैली का इसको नाम दिया गया। इसके दृश्यों से इसकी शुरुआत करता हूँ। ये देखिए, सम्मान दिवस समारोह था और इसका आयोजन दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि लगभग हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले ये तय हो गया था, जब नीतीश कुमार यहाँ पर आए थे और नीतीश कुमार ने दिल्ली में सभी नेताओं से मुलाकात की थी। और मेरे ध्यान है नीतीश कुमार और केसी त्यागी ने चौटाला के साथ, ओम प्रकाश चौटाला के साथ एक लंच में भाग लिया था, लंच किया था उन्होंने। तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि भाई चौटाला साहब इतने समय जेल में रहकर आए हैं, आप इतना लंबा आपने सज़ा काटी है और आपको जो है अब एक राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थायी करने का और फिर से लॉन्च करने का इरादा करना चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है उसका केवल एक विधायक है, उनके बेटे अभय चौटाला, और उनके दूसरे बेटे अजय चौटाला उनसे अलग होकर जननायक जनता पार्टी जजपा बना चुके हैं, जो इस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है उत्तर प्रदेश में। तो नीतीश कुमार ने कहा और चौटाला ने कहा कि यार बढ़िया। नीतीश कुमार ने कहा देखिए अब मैं पीएम बनने जा रहा हूँ, पीएम पद का कैंडिडेट मुझे बनवाना है और मैं आप सब लोगों के को साथ लेकर चलना चाहता हूँ, तो इसलिए एक बड़ा कार्यक्रम कीजिए। तो चौटाला साहब ने ये कहा कि साहब ऐसा है कि हमारे जो पिताजी थे स्वर्गीय देवीलाल साहब, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं इस देश के, तो उन्होंने कहा कि साहब उनकी जयंती आ रही है 109वीं, उस अवसर पर एक सभा कर लेते हैं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कीजिए, और मैं सारे देश के विपक्ष को इकट्ठा करूंगा, आप भी उन सबको बुलावा भेजिएगा और देश भर में जितने भी ऐसे लोग हैं कांग्रेस और बीजेपी से अलग, उन सबको इसमें बुलाया जाएगा। उस समय ये तय हुआ था कि 17 नेताओं को इसमें बुलाया जाएगा और 17 नेताओं को बुलाया गया। लेकिन आज आए कितने? 5। और ये 5 भी वो आए हैं जिनका आने वाले समय में देश की राजनीति में कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं होने जा रहा है। देखिए, अभी हाल ही में चुनाव होने जा रहे हैं गुजरात के, हिमाचल प्रदेश के। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होगा, इनमें से कोई भी दल यहाँ पर ठहरता नहीं है। दूसरे, इसके बाद अगले साल चुनाव होंगे त्रिपुरा में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर भी इन दलों में से कोई ठहरता नहीं है। ये दल आए कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन आए हुए थे। आपको मंच की तस्वीरें ही दिखा देता हूँ, आपको उसी से आइडिया हो जाएगा। उसमें शरद पवार थे, सुखबीर सिंह बादल, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव नहीं थे, और चौटाला साहब। ले देकर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार वहाँ पर सबसे बड़े नेता थे और शरद पवार तो इस देश के सबसे बड़े नेता में से रहे ही हैं। फिर इन्होंने साथ में खाना वाना खाया, या आप देख ही रहे होंगे सुखबीर सिंह बादल बैठे हुए हैं, तो इन सब ने खाना वाना खाया और उसके बाद ये सब लोग लौट गए। सीताराम येचुरी भी मंच पर थे, लेकिन सीताराम येचुरी आप जानते ही हैं कि कम्युनिस्ट जो दल हैं वो इस समय अपना पूरा वजूद देश में खो चुके हैं, उनका कोई वैल्यू रहा नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं है। और कांग्रेस और इनको वाम दलों को एक साथ लाना आसान नहीं है। कांग्रेस और वाम दल कैसे साथ आएंगे? केरल में दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें थी कि ये जो आज का फतेहाबाद हरियाणा का एक जगह है वहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ, और इसमें जो कुछ भी हुआ वो एक लीपा पोती सी से ज़्यादा नहीं था। और जो मैंने आज का टाइटल लगाया है कि ये जो विपक्ष की एकता है वो कुछ इस तरह की है कि जैसे बिना दूल्हे के बारात के बैंड वाले ढोल बजाते जा रहे हैं, लेकिन घोड़ी पर कौन बैठा है किसी को नहीं पता, या घोड़ी पर किसको बैठाया जाना चाहिए किसी को जानकारी नहीं है। इस कार्यक्रम के सबसे अंत में ओम प्रकाश चौटाला बोले और इसी से पता लगता है कि इस कार्यक्रम की क्या हैसियत थी। मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ और फिर इसका विश्लेषण करेंगे। थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या। इसमें नीतीश कुमार थे, तेजस्वी यादव थे, शरद पवार थे, सीताराम येचुरी थे, केसी त्यागी थे, पंजाब से शिरोमणि अकाली दल के प्रधान थे अपने सुखबीर सिंह बादल साहब, अकाली नेता थे प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा, मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक जो अब इन दिनों एनडीए से
नाराज़ चल रहे हैं, मोदी ने जिस तरह से उनकी दुर्गति की है उससे नाराज़ हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज भेजा था और इसमें कोई और मौजूद नहीं था। देखिए, इसमें बहुत सारे चीज़ें चल रही थी। चौटाला ने यहाँ पर ये कहा कि हम बुजुर्गों, महिलाओं, बेरोजगारों, किसानों के लिए घोषणाएं की। चौटाला क्यों घोषणा कर रहे हैं भाई? चुनाव नहीं आ रहे हैं हरियाणा में, आपकी हैसियत वहाँ कुछ है नहीं, आप किस लिए घोषणा कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर हम सतलुज यमुना लिंक को, हम जो नहर है उसको बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन इनकी कुछ हैसियत तो है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा क्या दिखाना चाह रहे थे इसमें। देखिए, इसमें नीतीश कुमार ने कहा कि आप सभी कांग्रेस समेत जो सभी दल है वो एक साथ आ जाएं। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इस कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार ने और लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे, उनके बेटे ने इस रैली में भाग लिया। नीतीश और लालू ने जाकर सोनिया गांधी से 1 घंटा मुलाकात की। उसके बारे में कुछ कहना बेकार है कि उस मुलाकात में क्या हुआ और दोनों के बीच में क्या बात हुई होगी, क्योंकि इस तरह की मुलाकात सोनिया गांधी सभी नेताओं के साथ 100 बार कर चुकी हैं, उसका कोई मतलब है नहीं। नीतीश कुमार ने ये जरूर कहा कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हम करारी शिकस्त देंगे। तेजस्वी ने कहा कि अब एनडीए कहाँ है, शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू सारे जो है उनके सहयोगी उन्हें छोड़कर तो अलग हो चुके हैं। सुखबीर सिंह बादल ने यह कहा कि यह नया गठबंधन बनाने के लिए साथ आने का समय है, और उन्होंने कहा कि असली एनडीए तो हम लोग ही थे, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, जेडीयू हम ही थे, तो हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं है उन्होंने। तो आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि इसे लेकर जितने भी इसमें शामिल नेता थे वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थे। शरद पवार ने ये कहा, उन्होंने देवीलाल, स्वर्गीय देवीलाल के साथ गुजारे अपने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल जब देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने उस समय वे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे और देवीलाल ने हमेशा गरीब वर्गों के लिए काम किया। और उन्होंने ये कहा, शरद पवार ने, कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार जो है वो अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। और आज की सरकार अरबपतियों का, करोड़ों का लोन माफ़ कर रही है, जबकि आम आदमी महंगाई से परेशान है। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान जो मोदी सरकार ने वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि उन वादों को भी पूरा नहीं किया गया है। सीताराम येचुरी ने कहा कि भाजपाइयों की तुलना उन्होंने राक्षसों से कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले आज देश में अमृत काल आने का दावा करते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था तो उस पर सबसे पहले राक्षसों ने कब्जा कर लिया था और उसके बाद देवताओं को युद्ध करके राक्षसों से अमृत वापस लेना पड़ा था। तो ये सब जो विपक्ष के 5 नेता थे ये देवता थे वहाँ पर। और मैं आपको ये समझ सकता हूँ कि इस रैली में आज हुआ क्या, क्या इसकी हैसियत थी, उसे बताने में समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो इसके आड़ में जो विपक्ष की एकता का पोल खुली है, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगा। और इसके लिए एक दोस्तों आपको एक वीडियो क्लिप सुनवाता हूँ। आज की जो फतेहाबाद में जो ये रैली हुई है और इसमें विपक्ष ने तथाकथित एकता का प्रदर्शन किया, इस पर सुशील मोदी जो बिहार के भाजपा नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं और नीतीश के साथ लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे हैं जब भाजपा और जेडीयू की सरकार थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो संदेश जारी किया। वो मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, जरा उसे सुनिए, आपको पता लग जाएगा कि इस कार्यक्रम की हैसियत क्या थी। फिर एक बार नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में असफल हो गए। आज हरियाणा की रैली में नीतीश कुमार के अलावा किसी भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। यहाँ तक कि बगल के दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री हो, या फिर ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, केसीआर हो, कोई भी मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि अखिलेश यादव, मायावती, ऐसे भी जो मुख्य विपक्षी दल अपने अपने राज्यों के अंदर, उनके भी कोई प्रतिनिधि इस रैली में शामिल नहीं हुए। और इस रैली को आयोजित करने वाले ओम प्रकाश चौटाला वह व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल की सजा काटकर जेल से निकले हैं और एक अन्य मामले में फिर जेल जाने वाले हैं। जिस ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के हरियाणा में मात्र एक विधायक हैं, वो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार सफल नहीं हो पाएंगे जिस प्रकार का वो प्रयास कर रहे हैं। पहले उन्होंने केसीआर को बुलाया था अपने राज्य में, वह भी प्रयोग उनका विफल हो गया। केसीआर ने एचडी कुमारस्वामी से हाथ मिलाकर एक नई पार्टी बनाने का निर्णय लिया है। और जो दूसरा आज उनका प्रयास था फतेहाबाद की रैली, वो भी पूरी तरह से विफल हो गई। फिर एक बार नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में असफल हो गए। आज हरियाणा की रैली में नीतीश कुमार के अलावा किसी भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। यहाँ तक कि बगल के दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल,
या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री हो या फिर ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, केसीआर हो, कोई भी मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि अखिलेश यादव, मायावती, ऐसे भी जो मुख्य विपक्षी दल अपने अपने राज्यों के अंदर, उनके भी कोई प्रतिनिधि इस रैली में शामिल नहीं हुए। और इस रैली को आयोजित करने वाले ओम प्रकाश चौटाला वह व्यक्ति हैं। देखिए, सुशील मोदी ने जो कहा है, उन्होंने वास्तव में बहुत सही पिक्चर इसकी पेश कर दी है। अगर आप एकता की बात कर रहे हैं तो आपने, विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं तो आपने अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं बुलाया? और सही मायने में उन्होंने सही कहा कि नीतीश कुमार तो केसीआर के साथ भी मिल रहे थे, केसीआर को उन्होंने बुलाया था, उनकी दावत पानी की थी, उनका क्या हुआ? दूसरे, ओम प्रकाश चौटाला को और कांग्रेस को आप एक मंच पे कैसे ला सकते हैं? अगर कांग्रेस को आप साथ नहीं लेंगे तो आप भूल जाइए कि आप बीजेपी को हरा सकते हैं। इसलिए मैंने टाइटल में लिखा भी है कि इससे बीजेपी ज़्यादा परेशान नहीं है, कांग्रेस को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि ये सब अगर अलग लड़ गए तो ये बीजेपी का काम और आसान कर देंगे। और अगर इस धड़े में ये जो तीसरा तथाकथित मोर्चा बनाने की बात हो रही है, अगर इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई तो फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, मैंने जिन अभी स्टेट्स के नाम आपको गिनाए, तेलंगाना, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इनमें से आप कोई से बता दीजिए कि शरद पवार को एक वोट मिल जाए, नीतीश कुमार अगर किसी को एक वोट दिलवा दें, या लालू प्रसाद यादव के कहने पर कोई मुसलमान तेलंगाना में केसीआर को एक वोट दे दे, तो आप बताइए क्या संभव है? कोई संभव नहीं है। ये सब सताए हुए और भयभीत लोग थे। और शरद पवार का जो अभी हाल महाराष्ट्र में हुआ है वो सबके सामने जगजाहिर है। उनकी बनाई हुई सरकार किस तरीके से ढेर हुई वहाँ पे उनके तमाम प्रयासों के बावजूद। और शरद पवार को तो अपने नेताओं की बलि देनी पड़ी। नवाब मलिक और अनिल देशमुख कई महीनों से अंदर बंद हैं, उन्हें कोई छुड़वाने वाला नहीं मिल रहा है, जमानत नहीं हो रही है उनकी। और इसके बाद ये दावा करते हैं कि हम विपक्ष की एकता करने जा रहे हैं। आप जाइए मिल लीजिए सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी ने तो कई बार लोगों को चाय पिलाई है। सोनिया गांधी के सामने तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि राहुल गांधी तो यात्रा पर निकल रहे हैं, अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाना चाहती हैं, अशोक गहलोत अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं है। और मुख्यमंत्री पद छोड़ भी रहे हैं तो इस बात से एग्री नहीं हो रहे हैं कि मैं सचिन पायलट को यहाँ का सीएम बना दूँ। उन्होंने 4-6 नाम और चला दिए हैं। अभी तो खबर आ रही है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वहाँ के, उनमें बगावत हो गई है और बहुत सारे विधायक जो हैं अशोक गहलोत के समर्थन में इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो कांग्रेस तो खुद बहुत बुरी तरह से फंस गई है। कांग्रेस करे तो क्या करे? तो कांग्रेस के लिए तो ये चिंता की बात हो सकती है कि ये सारे विपक्ष वाले एक हो रहे हैं तो कांग्रेस के चांसेस को कम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस को भी इतना घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन स्टेट्स में कांग्रेस अगले कुछ महीनों में चुनाव लड़ने जा रही है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में वो अपने चांसेस बढ़िया मान रही है और छत्तीसगढ़ में उसे रिपीट करने के चांसेस लग रहे हैं, मध्य प्रदेश में वो बाउंस बैक कर सकती है क्योंकि वहाँ पर उनकी सरकार थी जो गिरी थी, इसके अलावा राजस्थान में उनकी सरकार चली रही है, कर्नाटक में डीके शिव कुमार जो इनके अध्यक्ष हैं ज़बरदस्त पैसा बहाने में मास्टर हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहाँ पर बीजेपी की सरकार को ना रिपीट होने दिया जाए। तो चांसेस उन कांग्रेस के पास तो फेयर है। लेकिन ये जो लोग तमाशा और ढोल नगाड़ा लेकर पीटने के लिए पहुंच गए कि हम विपक्षी एकता की कहानी कह रहे हैं, इन लोगों के पास दोस्तों कहने के लिए कुछ नहीं है। और आज जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा, आज का कार्यक्रम सिर्फ ऐसा था जैसे कि बिना दूल्हे की बारात। और देखिए एक सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल जो बिल्कुल दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें नहीं बुलाया। भगवंत मान नहीं आए। अरविंद केजरीवाल को बुलावा क्यों नहीं दिया? मैं बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल को तो चौटाला ने बुलावा ही नहीं दिया। मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था उनका 2-3 दिन पहले, शायद भास्कर या किसी अखबार ने छापा था। उसमें ये लिखा हुआ था चौटाला ने कि कांग्रेस से बैर नहीं, लेकिन केजरीवाल को हम नहीं बुला रहे हैं। कांग्रेस से क्या बैर नहीं? हुड्डा भी आपके मंच पर नहीं थे। जो कांग्रेस के हरियाणा में बड़े नेता हैं वो भी आपके मंच पर नहीं थे, क्योंकि हुड्डा तो खुद अपना जानी दुश्मन चौटाला फैमिली को मानते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल जब मैदान में होगी तो चौटाला के ही वोट काटेगी, बीजेपी का ही फायदा करेगी। तो इन सारे समीकरणों के बीच आज ये जो फतेहाबाद में स्वर्गीय देवीलाल साहब को याद किया गया, इसमें सिर्फ एक पॉजिटिव बात ये थी कि 109 साल के बाद, 109 साल की उम्र उनकी हो जाती आज देवीलाल जी की, उन्हें याद किया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नीतीश कुमार
इस मंच पर खड़े होकर जो पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं या इस मंच से पीएम बनने का एक मैसेज देना चाहते हैं, वो कोई मैसेज नहीं गया। ये मैसेज फतेहाबाद से आगे बढ़कर गुड़गांव तक भी नहीं पहुंचा है और नीतीश कुमार को शायद सोनिया गांधी ने भी चाय पिलाकर खाली हाथ भेज दिया है कि जाइए अपना बिहार संभालिए, हमारे समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, उसे चला लीजिए, बाकी राहुल और हम आपस में देख लेंगे। तो ये सारा लब्बो लुबाब इस रैली का था। विपक्ष की जो एकता है ये कहीं पर नज़र नहीं आ रही है और मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं कि अगर बीजेपी को ये सब विपक्षी दल रोकना चाहते हैं तो कांग्रेस को अलग रखकर किसी हालत में नहीं चल सकते। ममता बनर्जी को आपने नहीं बुलाया, ममता बनर्जी आई नहीं, बुलाया भी था तो उन्होंने कोई अपना छोटा मोटा नेता भेज दिया होगा। केसीआर नहीं आए, ठाकरे नहीं आए, तमिलनाडु के एमके स्टालिन नहीं आए, वाईएसआरसीपी के जगनमोहन रेड्डी नहीं आए और उसके बाद आप दावा कर रहे हैं कि आप विपक्ष की एकता कर रहे हैं। और जैसे कि कमेंट में जैनिल मोदी साहब लिख रहे हैं कि कोई मीडिया भी नहीं है, किन्ने भी नहीं दिखाया। मीडिया क्यों दिखाता? मीडिया को इसे दिखाने का फ़ायदा क्या होता? आप बताइए ना। देखिए आज के दौर में जो चैनल वाले मीडिया वाले हैं वो उसे दिखाते हैं जो पैसा देता है। ये एक गेम है कि आपको साहब हम 50 मिनट के लिए दिखाएंगे तो इतने लाख रुपए हमें चाहिए, तो पैसा कहाँ से देते? ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी वैसे ही भूखी नंगी है, बुरी हालत है उनकी। आपको पता ही है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में किस तरीके से जेल काट कर आए हैं और अब एक और मामले में जेल जाने के चांसेस उनके बन रहे हैं। तो उनकी तो उम्र वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। अभय चौटाला जो उनके बेटे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक हैं, उनकी आप जानते ही हैं हालत क्या है। अभी इस्तीफ़ा देकर दोबारा उपचुनाव लड़े थे ये दिखाने के लिए कि हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, लेकिन उन्हें कोई किसानों की पार्टी नहीं मानता। आज भी अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला वाला जो जेजेपी वाला धड़ा है उसी को चौटाला का असली उत्तराधिकारी माना जाता है। वही अच्छी छवि वाले और साफ़ सुथरे कैरेक्टर वाले माने जाते हैं। अभय चौटाला के तो कैरेक्टर को लोग भी हरियाणा में सही नहीं मानते हैं। आज का संडे स्पेशल कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगले वीडियो में अगले सप्ताह फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष